So today we will start next model, that is cell model. और सेल मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी इसमें काफ़ी है। तो सबसे पहले ये 1949 में प्रपोज किया था मेयर, एक्सेल, जैनसन एंड स्विस, ये साइंटिस्ट के नाम है, इन्होंने किया था। अब ये जो मॉडल है इसमें हम कह सकते हैं वैलिड फॉर मास नंबर ए लेस देन 150 एंड मास नंबर ग्रेटर देन 190 एंड लेस देन 220। तो यहाँ पे जो इसके रिजल्ट्स हैं यहाँ बेटर रिजल्ट देते हैं, इनके अलावा जो मास नंबर है उनके रिजल्ट्स बेटर नहीं मिलते। ऑल्दो they too have discrepancies और exceptions in calculations। तो हम कहना चाह रहे हैं कि इनमें बेटर रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ न्यूक्लियाई के लिए जो सेल मॉडल रिजल्ट देता है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच नहीं करता है, तो उन्हें हम कह सकते हैं कि वो एक्सेप्शन है। अब यहाँ पे क्या है कि सेल मॉडल में जो कंसेप्ट है वो क्या है कि जो आपका सिंगल न्यूक्लियन है उस पर सभी न्यूक्लियंस की वजह से इफेक्ट आ रहा है। तो यानी कि जो सेल मॉडल है वो एक तरह से सिंगल न्यूक्लियन या सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल कहते हैं, इसे सिंगल न्यूक्लियन की बात होगी यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जबकि जो कलेक्टिव एफर्ट है वो कलेक्टिव मॉडल में आता है, जब सभी न्यूक्लियन एक साथ रोटेशन या वाइब्रेशन मोशन कर रहे हैं, तो उसको हम पढ़ते हैं कलेक्टिव मॉडल में। और सेल मॉडल में हम बात करते हैं सिंगल न्यूक्लियन की, जो आपका लास्ट अनपेयर्ड न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है, जो वो जिस तरह से वो बिहेव करेगा, जो रिजल्ट उसका मिलेगा वही पूरे न्यूक्लियस का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि इन दिस मॉडल it is required to consider the motion of an individual nucleon in a potential. You can say potential well. तो पोटेंशियल भी डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। यहाँ पे आप हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल ले सकते हो, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, तो डिफरेंट पोटेंशियल यूज करके डिफरेंट रिजल्ट्स मिल सकते हैं, which would give rise to the existence of a nuclear cell structure similar to the electronic cells in an atom। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आपके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं हम Auber principle से 1s2 2s2 2p6 3s2 in different orbitals, similarly in nuclear model we used to fill neutrons and protons in various cells। तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे थ्योरी ना लिखते हुए यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं। अब इसमें क्या है, जैसे कि अगर हम एटम में बात करें तो एटम में क्या करते हैं हम, अगर हम एटम में आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट में, अगर हम एटम की बात करें तो एटम की अगर हम बात करें तो जो आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए जितना पोटेंशियल आपको देना पड़ रहा है उसको हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो डिफरेंट एटम्स में डिफरेंट फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होते हैं। जैसे अगर हम बात करें इनर्ट गैस की, तो इनर्ट गैस में आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फुल्ली फिल्ड होते हैं, तो उनमें फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम बात करें एल्कली एलिमेंट्स की तो उनमें फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें लास्ट ऑर्बिट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है एल्कली स्पेक्ट्रम एल्कली एलिमेंट्स में, तो उसको निकालना बहुत आसान होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एटम है उसमें भी स्टेबिलिटी डिफरेंट है इलेक्ट्रॉन्स की, कुछ में ज्यादा स्टेबल है कुछ में कम स्टेबल है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे प्लॉट करें, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, तो अगर हम यहाँ प्लॉट करें फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, और ये बात अभी हो रही है एटम की, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है Z और यहाँ पे है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और ये बात हो रही है इन एन एटम। तो हम देखेंगे कि हमें पीक मिलेंगी, डिफरेंट एलिमेंट्स में पीक मिल रही है, और कुछ में आप देख सकते हो
कि आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है। तो जहां पे पीक मिल रही है वो वाले कौन से एलिमेंट हैं? वो है आपके इनर्ट गैसेस, जहां पे आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो दीज आर इनर्ट गैसेस। तो इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यू नीड मोर एनर्जी। अब हम बात कर रहे हैं सिमिलरली अगर आपको न्यूक्लियस में से लास्ट न्यूट्रॉन या लास्ट प्रोटॉन निकालना हो तो उसे हम कहते हैं प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी या न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी। तो हम यही बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम बात करें प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी, तो प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी अगर मैं यहाँ पे एक रिएक्शन लिखूं या इक्वेशन लिखूं तो आपको समझ में आएगा कि प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी क्या है। इसे हम डिनोट करें लेट से एसपी से। तो अगर आपके पास कोई न्यूक्लियाई है और उसमें आपने प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी दी, तो आप क्या करना चाह रहे हो? इस वाले न्यूक्लियाई का एक प्रोटॉन सेपरेट करना चाह रहे हो। अब इसे 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 इसमें इसमें सभी प्रोटॉन और सभी न्यूट्रॉन में नहीं तोड़ना चाह रहे आप। अगर इसको सभी न्यूट्रॉन सभी प्रोटॉन में तोड़ दोगे तो उसे तुम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। सभी में तोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे केवल एक प्रोटॉन निकालना है, लास्ट जो सबसे लास्ट जो है जो बिल्कुल लास्ट वाले सेल में, उसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम कह रहे हैं प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हुआ? आपको एक प्रोटॉन कम हो गया। तो अगर एक प्रोटॉन कम हो गया तो ऑब्वियसली क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया तो एलिमेंट भी चेंज हो गया, और एक मास नंबर कम हो गया और आपको क्या मिल गया? एक प्रोटॉन मिल गया। तो इसको आपने प्रोटॉन को सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे भी ये देखा गया कि अगर आप एटॉमिक नंबर जेड वर्सेस प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी प्लॉट करो तो यहाँ भी आपको पीक मिलेंगी। यहाँ भी ऐसा देखा गया कि डिफरेंट न्यूक्लियाई के लिए प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी विल बी डिफरेंट। ठीक है, तो किसमें ज्यादा होगी, किसमें आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है? तो उन वाले न्यूक्लियाई में ज्यादा होगी जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू मैजिक नंबर्स। तो यहाँ पे हम एनालॉजी देख रहे हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन एटम इज एनालॉगस टू प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी इन ए न्यूक्लियस। तो यहाँ पे हम बात करें कि जिनमें 2 है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसमें 8 है, 20 है, 28 है, 50, 82, so these are called magic numbers, and we will say that these nuclei are more stable as compared to others because we need more energy to separate a proton from these nuclei. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम डिफरेंट एलिमेंट को ले रहे हैं जिनका जेड डिफरेंट है और उनमें प्रोटॉन निकालना चाह रहे हैं। तो जब सबको हमने प्लॉट किया तो हमें पीक्स मिली जहाँ पे जहाँ पे हमारा मैजिक नंबर है, जिन वाले न्यूक्लियाई में जेड मैजिक नंबर के बराबर है, जहाँ पे जेड इज इक्वल टू मैजिक नंबर। ठीक है, तो दीज न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी की। तो यहाँ पे हमने बात करी प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी, जो कि आप कह सकते हो SN। तो SN वर्सेस यहाँ पे हमने बात करी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ भी आपको पीक मिलेंगी। अब यहाँ पे हम सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, हम क्वांटिटी देख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कितनी सेपरेशन एनर्जी होगी अमीरी में, हम केवल क्वालिटी वाइज बात कर रहे हैं कि जिनमें पीक होगी और जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मैजिक नंबर के बराबर होगा, वो वाले न्यूक्लियाई, उन वाले न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन को सेपरेट करना कठिन होगा और हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, मैंने यहाँ पे SP लिखा है, तो यहाँ पे अगर SP लिखा है तो EP की जगह भी आप SP ही लिख दो, क्योंकि दोनों का सिंबल सेम होना चाहिए, है ना। तो इसको हम नोटेशन सेम यूज करें तो यहाँ भी आप SP लिख दो, दोनों जगह SP, या तो EP लिखते या SP, तो यहाँ पे भी SP लिख दो, प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी। सिमिलरली अगर हमने न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी कहा तो उसको हमने लिख दिया SN, तो यहाँ SN लिख दो। और Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन में हम पढ़ेंगे प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी और न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी का जो अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसे कैसे निकालेंगे। तो SN इक्वल टू, तो SN हमने किसे दिया? किसी न्यूक्लियाई को दिया, और वहां से आप एक न्यूट्रॉन निकालना चाह रहे हो। अगर एक न्यूट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो मास नंबर 1 कम हो जाएगा, न्यूट्रॉन आपका निकल गया, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन आपकी बार सेम है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो एलिमेंट भी सेम होगा, ये x का x ही रहेगा बिकॉज एटॉमिक नंबर इज सेम, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिक्रीज्ड बाय 1। तो अल्टीमेटली अब हम मैजिक नंबर्स लिख रहे हैं कि कौन मैजिक नंबर्स क्या हुए। तो मैजिक नंबर्स हो गए किसी भी न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। एक्स एक्सिस में हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यूज किया है न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी में, और प्रोटॉन
सेपरेशन एनर्जी में हमने किया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यानी कि कहने का मतलब यह है मैजिक नंबर मास नंबर के बराबर नहीं होता है। प्रोटॉन्स को सेपरेटली फिल करते हैं, न्यूट्रॉन्स को सेपरेटली फिल करते हैं, और अलग अलग दोनों को कहते हैं मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और कोई कुछ कुछ न्यूक्लियाई ऐसे भी होते हैं जो डबली मैजिक है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही मैजिक नंबर के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन्स जो होंगे वो अगर 2 होंगे, 2, 8, 20, 28, 50, 82, तो ये मैजिक नंबर के बराबर है। तो इनका नाम उन्होंने साइंटिस्ट ने दिया मैजिक नंबर, उन्हें इनमें मैजिक नजर आया कि ये वाले न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल है। Although there may be other factors, but this is also a prominent factor which determines the stability of the nucleus. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, अब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अगर इन नंबर के बराबर होंगे तो वो वाले न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल होंगे। तो ये हो गया इनके लिए मैजिक नंबर। इसके साथ साथ हैवियर न्यूक्लियाई में ये देखा गया है कि 126 और 184 भी मैजिक नंबर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप हैवियर न्यूक्लियाई की तरफ बढ़ते हो तो आपके प्रोटॉन्स 126 तक नहीं जा पाएंगे, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 126 और 184 तक जा सकते हैं। और जो यहाँ पे 184 है, ये 184 इज करस्पॉन्डिंग टू सुपर हैवी न्यूक्लियस विच कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज सम पॉसिबिलिटी दैट ए सुपर हैवी एलिमेंट विद मास नंबर A इक्वल टू 298, जहां पे Z हो गया 114 और N हो गया 184। तो हम यहाँ पे 184 की बात कर रहे हैं। तो सुपर हैवी एलिमेंट हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 184 के बराबर है, तो वो भी स्टेबल हो सकता है। तो यहाँ पे 184 की प्रोबेबिलिटी तो कम है, बट 184 इज ऑल्सो पॉसिबल, तो कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आप इसे लिख लो। अब हम आगे ये लिखना चाहेंगे कि कुछ न्यूक्लियाई ऐसे भी हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों ही मैजिक नंबर के बराबर है, उन्हें हम कहते हैं डबली मैजिक न्यूक्लियाई। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं अब। तो अब हमें लिखना है डबली मैजिक न्यूक्लियाई। तो ये वो न्यूक्लियाई हैं, सम न्यूक्लियाई कंटेन्स मैजिक नंबर्स of protons and neutrons both. मैजिक नंबर, यहाँ पे नंबर्स नहीं आएगा, नंबर आएगा, क्योंकि आपने आगे प्रोटॉन के आगे एस लगा दिया तो नंबर के आगे एस नहीं आएगा। नंबर्स लिखेंगे तो प्रोटॉन आएगा, नंबर लिखेंगे तो प्रोटॉन्स आएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बोथ। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हीलियम 2 4। तो यहाँ पे Zb2 है और Nb2 है, तो दोनों ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैजिक नंबर के बराबर है। उसके बाद ऑक्सीजन, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर 8 एंड बोथ आर मैजिक नंबर्स। उसके बाद कैल्शियम 40 20, यहाँ पे भी दोनों मैजिक नंबर के बराबर है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कैल्शियम का आइसोटोप, यहाँ पे Z is equal to 20 and N is equal to 28. And lastly we can say lead 208 and 82। तो यहाँ पे Z 82 है और N 126 है। So these are some of the examples of doubly magic nuclei। अब हम बात करेंगे कि कुछ एविडेंस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि जिन न्यूक्लियाई में मैजिक नंबर के बराबर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन होंगे वो वाले न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, तो अब हम कुछ लिखना चाह रहे हैं, सम एविडेंसेस टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ सेल स्ट्रक्चर या मैजिक नंबर्स। तो आप हेडिंग डालो, एविडेंसेस टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ मैजिक नंबर्स एंड सेल स्ट्रक्चर। तो पहला एविडेंस तो यही था जो आपने लिखा, प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी एंड न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी। तो जिनमें मैजिक नंबर के बराबर है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन, उनकी प्रोटॉन सेपरेशन एनर्जी या न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेपरेशन एनर्जी corresponding to proton and neutron separation energy corresponding to magic numbers is large।
सेकंड एविडेंस क्या है? सेकंड एविडेंस ये है कि जो जब हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि रेडियो एक्टिविटी में हम रेडियो एक्टिव सीरीज पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिव सीरीज। तो इसमें यूरेनियम सीरीज, एक्टीनियम सीरीज, थोरियम सीरीज, नेपच्यूनियम सीरीज। तो इसमें से 3 सीरीज आपकी नेचुरल करेंगे और एक आपकी आर्टिफिशियल है। तो सीरीज क्या होती है कि अगर आपको कोई न्यूक्लियर अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव है, तो उसमें से अल्फा या बीटा या गामा रेज निकलेंगे और वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहेगा न्यूक्लियाई। मान लो एक्स से वाई बना और वाई फर्दर आपका अनस्टेबल है, तो वाई फर्दर फिर किसी और न्यूक्लियाई बनेगा और ये सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक कि आपको एक स्टेबल एंड प्रोडक्ट ना मिल जाए। तो इसको हम रेडियो एक्टिव सीरीज कह रहे हैं। तो जो लास्ट, तो ये देखा गया, ये एविडेंस देखा गया, जो लास्ट में स्टेबल एंड प्रोडक्ट है वो एक ऐसा न्यूक्लियाई बनता है, वो एक ऐसा न्यूक्लियाई बनता है जिसका जिसमें प्रोटॉन या न्यूट्रॉन मैजिक नंबर के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, स्टेबल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल द 3 नेचुरल radioactive series are 3 isotopes of lead। तो आपके पास जो 3 सीरीज हैं नेचुरली अकरिंग, कौन सी? यूरेनियम, यूरेनियम 238, एक्टीनियम जो कि होती है यूरेनियम 235 और थोरियम। इन तीनों का जो स्टेबल एंड प्रोडक्ट होता है वो आइसोटोप ऑफ लेड होता है। और वो है कौन कौन से होंगे? लेड 206। और लेड क्यों है? क्योंकि लेड का जो जेड होता है एटॉमिक नंबर 82 होता है, जो कि मैजिक नंबर होता है। तो ये यहाँ पे सीरीज अगर एंड हो गई तो ये प्रूव करता है कि यहाँ पे जो लेड है वो स्टेबल है, और वो स्टेबल इसलिए हुआ क्योंकि उनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो मैजिक नंबर के बराबर है। तो दिस इज ए एविडेंस टू प्रूव दैट मैजिक नंबर्स, द न्यूक्लियर करस्पॉन्डिंग टू मैजिक नंबर्स आर मोर स्टेबल। दिस इज सेकंड एविडेंस, आप लोग इसे लिख लो। और जो है उसके बाद हम थर्ड एविडेंस लिखते हैं। स्लाइड चेंज करनी है तो आप जो है अपनी स्पीड मेंटेन रखो। नाउ थर्ड इज, हम यहाँ पे लिख रहे हैं थर्ड, एक सेकेंड। यहाँ पे देखिए आप, जो जिन्होंने वीडियो ऑन करी है वीडियो ऑफ कर लो, ठीक है। सेकंड एविडेंस में कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड एविडेंस ये है कि जब हम रेडियो एक्टिव सीरीज पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में, तो जो आपका सीरीज का मतलब क्या है? वो तब तक डीके हो रहे हैं, आपका एक्स से वाई, वाई बना, वाई से जेड बना, जेड से कोई और न्यूक्लियाई बना, ठीक है, तो आर बना, एस बना, एक्सेट्रा। तो ये तब तक बनते रहेंगे क्योंकि ये सब रेडियो एक्टिव है, ये सारे रेडियो एक्टिव है। तो आपको ये तब तक डीके होता रहेगा जब तक कि आपको एक स्टेबल न्यूक्लियाई ना मिल जाए। तो लास्ट में जो आपको एक स्टेबल न्यूक्लियाई मिल जाए तो वहां पे सीरीज रुक जाएगी, वहां पे एंड हो जाएगी। और यहाँ पे बीच में कहीं अल्फा एमिट होगा, कहीं बीटा होगा, कहीं फिर से मान लो अल्फा हो गया, फिर बीटा हो गया, इस तरह से आपके एमिट होते चले जाएंगे। लास्ट में जब आपका स्टेबल न्यूक्लियाई बना तो उसको हम कह रहे हैं कि वो हमारे लेड वाला बना, जो कि मैजिक नंबर रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैजिक नंबर करस्पॉन्डिंग जो न्यूक्लियाई होते हैं वो स्टेबल होते हैं। अब है हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स whose nuclei contain magic number of neutron or proton have generally greater relative abundance। ठीक है, तो अबंडेंस कितना होता है? ग्रेटर देन 60%। तो हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स हैं, पर जो भी आइसोटोप्स हैं उनमें जिनमें भी मैजिक नंबर के बराबर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन होंगे उनका रिलेटिव अबंडेंस इन जनरल ज्यादा देखा गया है। देयर मे बी सम एक्सेप्शंस, बट दिस इज ए ट्रेंड व्हिच इज जनरली ऑब्जर्व्ड। तो अब हम अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे n इक्वल टू 50 है, इसमें n इक्वल टू 50 है। तो यहाँ पे इसका रिलेटिव अबंडेंस कितनी है? 82.56%। अगर हम बात करें बैरियम 138 की, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 82 होते हैं, इसमें रिलेटिव अबंडेंस है 71.66%। उसके बाद अगर हम बात करें सीजियम की, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 82 होते हैं, तो इसका रिलेटिव अबंडेंस 88.48% है। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। नंबर 4 है
रिलेटिव एविडेंस मींस मैंने एटॉमिक वेट जब पढ़ाया था तब बताया था कि आपके एक एलिमेंट में, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था 1H1, 1H2, 1H3, तो मैंने कहा था कि आपके जो सेम एलिमेंट के डिफरेंट जो आइसोटोप हैं वो नेचर में बराबर परसेंटेज में नहीं मिलते हैं, वो नेचर में डिफरेंट परसेंटेज में मिलते हैं। तो इन जनरल ये देखा गया कि डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स का जो रिलेटिव एविडेंस है वो वाला आइसोटोप ज्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन मैजिक नंबर के बराबर है, तो उनका रिलेटिव एविडेंस 60% से भी ज्यादा आपको मिलता है। एक्सेप्शंस हो सकते हैं, वो बात अलग है। जैसे 1H1 में मैजिक नंबर नहीं है बट 1H1 का रिलेटिव एविडेंस 99% के आसपास था, तो वो अलग चीज है, लेकिन ये ट्रेंड ये देखा गया। नंबर फोर्थ है नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। अब हम बात कर रहे हैं रिलेटिव एविडेंस की, नहीं कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं नंबर की। नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट containing magic number of protons is usually large compared to those of other elements। हम यहाँ बात कर रहे हैं एक तो नंबर की और दूसरा स्टेबल की। स्टेबल आइसोटोप, अनस्टेबल तो कितने भी हो सकते हैं। स्टेबल आइसोटोप, तो स्टेबल जो आइसोटोप होंगे वो उन वाले एलिमेंट्स में ज्यादा होंगे जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैजिक नंबर के बराबर होंगे। तो इसकी एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कैल्शियम 40-20, तो इसमें ये डब्ल्यू मैजिक है, तो इसमें ये देखा गया कि इसके इस वाले एलिमेंट कैल्शियम के 6 स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टाइटेनियम की, जिसका Z22 होता है। टाइटेनियम का नहीं, टाइटेनियम हटाते हैं एक सेकंड। टाइटेनियम मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, चलो इसे हटा देते हैं, आप ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे थे कि कैल्शियम के रेस्पेक्ट में टाइटेनियम कितने होते हैं, तो उसे छोड़ो। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, टिन। टिन Z=50, तो ये इसके होते हैं 10 स्टेबल आइसोटोप्स। उसके बाद कैडमियम, जिसमें Z की वैल्यू 48 होती है, इसके हैं 8 स्टेबल आइसोटोप्स। और उसके बाद बस इतना करते हैं ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब हम नंबर 5th पॉइंट पे आते हैं। कैडमियम में आपके हिसाब से प्रोटॉन मैजिक नंबर नहीं है। कैडमियम का एटॉमिक नंबर देखें, 48 किसका होता है। एक मिनट देखते हैं, आप नेट पे देख सकते हो, एक सेकंड। फोर्टी एट ही लिखा है नेट पे, है ना, तो 48 ही तो होता है। ठीक है, 48 है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, नंबर 5th। नंबर 5th पॉइंट है नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग आइसोटोन्स। आइसोटोन्स वो होते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं। तो यहाँ भी बात हो रही है नेचुरली अकरिंग आइसोटोन्स विद मैजिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स is usually large compared to those in the immediate neighborhood। तो इसके एग्जांपल हो गई। यहाँ भी हम बात करना चाह रहे हैं जो स्टेबल वाले हैं वो उनका जो नंबर है आइसोटोन्स का वो उनका ज्यादा होगा जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मैजिक नंबर बराबर है। तो जैसे एग्जांपल हो गई कि नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोन्स एट n=82। जिन भी एलिमेंट में n=82 होता है उनमें 7 होते हैं स्टेबल आइसोटोन्स। 7 कंपेयर टू n=80 में 3 होते हैं और n=84 में 2 होते हैं। तो 82 वाले में ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इट्स नेबर्स। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि n=20 जो कि मैजिक नंबर उसमें 5 होते हैं, 5 स्टेबल आइसोटोन्स होते हैं कंपेयर टू, बल्कि यहाँ पे कंपेयर यहाँ मैंने लिख नहीं रखा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, n=28, इसमें भी 5 होते हैं, 5 स्टेबल आइसोटोन्स, और n=50 के लिए होते हैं 6 स्टेबल आइसोटोन्स, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे एविडेंसेस हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे क्या हुआ कि डिफरेंट पोटेंशियल्स लिए गए और ये देखा गया कि मैजिक नंबर कौन कौन से पोटेंशियल एक्सप्लेन करते हैं। तो ये देखा गया कि किसी भी पोटेंशियल से सभी मैजिक नंबर्स एक्सप्लेन नहीं हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात अब करेंगे सिंगल पार्टिकल स्टेट्स इन न्यूक्लियाई। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जो सेल मॉडल है उसे हम कह सकते हैं सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल, क्योंकि सेल मॉडल ये कहता है कि जो आपका लास्ट अनपेयर्ड न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है उसका जो भी प्रॉपर्टी होगी, फॉर एग्जांपल स्पिन या पैरिटी, वही पूरे न्यूक्लियस की हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं the theoretical understanding of the origin of nuclear cell structure is based by assuming dominant spherically symmetric central field या potential field of force governing the motion of the individual nucleons। तो यहाँ पे इंडिविजुअल पे फोकस करना, हम क्या चाह रहे हैं कि जो फील्ड है वो इस तरह से लग रही है कि एक न्यूक्लियन पे बाकी सबकी वजह से फील्ड लग रही है, और ऐसी बाकी सब पे हम एक बार में एक कंसीडर करेंगे, उस पर बाकी सबकी वजह से लग रही है। तो सेंट्रल फील्ड ऑफ फोर्स गवर्निंग द मोशन ऑफ द इंडिविजुअल न्यूक्लियंस इन द न्यूक्लियन, दैट इज फील्ड एक्सपीरियंस बाय सिंगल न्यूक्लियन ड्यू टू ऑल अदर्स। ठीक है, तो एक बार में एक देखें तो उस पे सभी की वजह से लग रही है, ऐसे अगर दूसरे को देखोगे तो उस पे बाकी सबकी लग रही है। अब यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करने के लिए, मैजिक नंबर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल्स लिए। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल हैव बीन यूज्ड टू कैलकुलेट न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स। डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोटेंशियल्स यूज किए गए टू कैलकुलेट न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स वाइज। तो फॉर एग्जांपल कौन कौन से, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल, पोटेंशियल वेल, उसके बाद वुड सेक्शन पोटेंशियल एटसेट्रा। तो यहाँ पे हम केवल एक एग्जांपल करेंगे, वो है हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। आपको सभी बुक्स में हार्मोनिक वाला मिल जाएगा और कुछ बुक्स में आपको स्क्वायर वेल वाला भी मिल जाएगा। हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस वाले पोटेंशियल को यूज करके क्या हम सभी मैजिक नंबर्स एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो ये देखेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल के लिए जो आपने पोटेंशियल यूज किया वो है माइनस वी नॉट प्लस 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, जहाँ पे वी नॉट कॉन्स्टेंट है और वी नॉट एक तरह से वेल की डेप्थ है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एम हो गया आपका मास ऑफ न्यूक्लियन, वी नॉट इज वेल डेप्थ, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी किसकी, ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम बहुत ज्यादा क्वांटम यूज नहीं करेंगे और डायरेक्ट जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वांटम नहीं पढ़ने वाले हैं, हमें यहाँ पे सेल मॉडल पे बात करनी है। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं यूजिंग स्फेरिकल पोलर coordinates and by separation of variables three-dimensional Schrodinger equation
इज रिटन एज। तो ये आपको पता है, आप क्वांटम में पढ़ लोगे। तो ये आपने लिखी, और उसके बाद हमें पता है कि जो आर एल है वो है रेडियल फंक्शन। द टर्म इन एल एल प्लस वन, ये टर्म है, ये क्या है, इज द सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल। द एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन इज दी, आपने ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स किया है, तो यहाँ पे रेडियल पार्ट का तो आरएल हो गया। अब जो एंगुलर पार्ट की बात है उसको हम देख रहे हैं, तो एंगुलर पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन इज दी स्फेरिकल हार्मोनिक्स वाई एल एम थीटा फाई, सो दैट टोटल वेव फंक्शन, तो टोटल वेव फंक्शन इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, रेडियल का और स्फेरिकल हार्मोनिक का। टोटल वेव फंक्शन इज, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे टोटल वेव फंक्शन। तो टोटल विल बी वाई एन एल एम एल, ये हो जाएगा आर एन एल इंटू वाई एल एम एल थीटा फाइव, वेयर आर एन एल इज रिटर्न इन प्लेस ऑफ आर। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ज्यादा हम क्वांटम में न जाके अब हम सीधा क्या कर रहे हैं कि अगर एनर्जी निकालें तो हम यहाँ लिख रहे हैं इफ वी सब्स्टिट्यूट एनर्जी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3/2 h कट ओमेगा in this Schrodinger equation, then it can be shown that well-behaved solutions of the radial Schrodinger equation are possible provided the following condition is satisfied। कौन सी कंडीशन कि लैम्डा इज इक्वल टू 2n प्लस l माइनस 2, तो देयर इज रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड n, लैम्डा एंड n एंड l, तो ये रिलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी n is equal to 1 2 3 etc and the value of l will be 0 1 2 etc। ठीक है, तो यहाँ पे जो l है यहाँ पे लिख लेते हैं, n है हमारा रेडियल क्वांटम नंबर, और जो l है वो हो गया l आपका है एजिमुथल या ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अगर आप एनर्जी निकालो तो एनर्जी आती है लैम्डा प्लस 3/2 h कट ओमेगा, जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू होती है 0 1 2 3। यहाँ पे 0 जो है आपकी आप कह सकते हो तो ये हो जाएगा आपका लैम्डा इक्वल टू 0 पे एनर्जी होगी आपकी 3 h कट ओमेगा बाई 2, तो 0 पॉइंट एनर्जी हो गई। फिर लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 2 एक्सेट्रा, तो 5 h कट ओमेगा बाई 2, 7 h कट ओमेगा बाई 2 एक्सेट्रा। तो अब हम क्या करेंगे कि अपने इस पोटेंशियल के का यूज करके हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को फिल करेंगे, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जो फिल करेंगे
तो देखेंगे कि उसमें मैजिक नंबर सभी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और इसको आप नोट करो कि लैम्डा इक्वल टू 2n प्लस l माइनस 2 का यूज करना होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स आपको मिल रहे हैं, और एनर्जी आपकी लैम्डा पे डिपेंड कर रही है, तो एक तरह से एन और एल पे भी डिपेंड कर रही है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं द एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन हैज a degeneracy of 2l plus 1। एंगुलर पार्ट की डिजेनरेसी इतनी है फॉर ए गिवन l। क्यों है ऐसा? क्योंकि विद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml इक्वल टू l माइनस 1 टू माइनस l। तो हर एक l के लिए आपको ml की वैल्यू कितनी मिल रही है? 2l प्लस 1। तो उतनी डिजेनरेसी हो गई माइनस l2 प्लस l2 माइनस l, यानी कि दैट इज 2l प्लस 1 वैल्यूज। हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे फर्मी पार्टिकल फिल करोगे, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से फिल करना है कि 4 क्वांटम नंबर जो है आपके, जितने भी क्वांटम नंबर है उसमें कम से कम एक क्वांटम नंबर डिफरेंट हो, तो आप उतने न्यूक्लियॉन्स फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं कि हम किसी स्टेट में कितने किसी एनर्जी लेवल में एनर्जी हमें मिल रही है लैम्डा इक्वल टू और इक्वल टू लैम्डा प्लस 3/2 एस्केट ओमेगा। हम देखना चाह रहे हैं किसी भी एनर्जी लेवल में आप कितने न्यूक्लियॉन्स फिल कर सकते हो। दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यूज ऑफ एन एंड एल, और ऐसा फिल करना है कि एक एनर्जी लेवल में कम से कम एक क्वांटम नंबर डिफरेंट हो, यानी कि वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे अभी तो बात इसकी हो गई। अब हम ये कह रहे हैं क्योंकि जो हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन फिल कर रहे हैं उनका सभी की स्पिन हाफ है, तो फिर स्पिन ओरिएंटेशन भी होगा। तो यहाँ पे ईच हम कहेंगे ईच न्यूक्लियॉन हैज स्पिन s इक्वल टू हाफ, ठीक है, विच हैज ms इक्वल टू हाफ एंड माइनस हाफ वैल्यूज। तो यहाँ पे हर एक s के लिए आपके पास जो डिजेनरेसी हो गई वो क्या होगी? 2 हो गई। तो यहाँ पे यहाँ से 2 का फैक्टर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम कहेंगे टोटल डिजेनरेसी इज समेशन l कर रहे हैं 2 इंटू 2l प्लस 1, ये टोटल डिजेनरेसी आ जाएगी, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितनी टोटल डिजेनरेसी हो गई उतने ही आप जो है न्यूक्लियॉन्स फिल कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स फिल्ड अप इन दैट सेल। इसका मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि एटॉमिक में बात करते हैं, एटॉमिक में भी यही फॉर्मूला आता है। अगर आप एटॉमिक की बात करो जिसमें आप कर रहे हो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पे क्या होता है कि अगर आपके पास लेट्स से p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल में आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 1। अगर l की वैल्यू 1 होती है तो ml की वैल्यू हो गई 1 0 माइनस 1। और p ऑर्बिटल में मान लो कोई भी p ऑर्बिटल है, उसके सामने आप n यूज करते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो n सभी जितने भी आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, जो कि 6 फिल कर सकते हो मैक्सिमम, तो उन सभी के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n सेम हो गया। उन सभी के लिए l वाला जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वो सेम हो गया 1। अब उनमें से क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए तो आपने ml की वैल्यू 1 कर दी, 2 के लिए ml की वैल्यू 0 कर दी, और 2 के लिए ml की वैल्यू -1 कर दी। तो उसके मतलब वो जो दोनों के लिए आपने ml की वैल्यू सेम की थी, तो कम से कम एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे सभी के लिए स्पिन भी सेम कर दी, तो इसका मतलब जो ms की वैल्यू है वो सबकी सेम डिफरेंट होगी। मतलब किसकी डिफरेंट होगी? जिसके लिए ml की वैल्यू 1 है उनके लिए ms की वैल्यू स्पिन अप स्पिन डाउन होगी, यानी कि हाफ और माइनस हाफ। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सभी 6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कम से कम जो आपके क्वांटम नंबर है उनमें से कम एक डिफरेंट होना चाहिए। तो ये इस तरह से आप फिल कर सकते हो 6, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो किसी भी सेल, किसी भी ऑर्बिट में, कितने फिल कर सकते हो किसी भी ऑर्बिट में, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिल्ड इन एनी ऑर्बिट। तो ऑर्बिट का मतलब जिसमें n की वैल्यू आती है, तो उसका फॉर्मूला होता है समेशन l इक्वल टू 0 टू एक तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 2l प्लस 1। यहाँ पे जितने भी l की पॉसिबिलिटी कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है। क्योंकि किसी भी n के लिए l की वैल्यू होती है 0 टू n-1। तो आप इतने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो किसी भी ऑर्बिट में, यानी कि अगर n इक्वल टू 1 है तो फर्स्ट ऑर्बिट है, n इक्वल टू 2 है तो सेकंड ऑर्बिट है। तो हमने यही फॉर्मूला यूज किया है इसके लिए, न्यूक्लियॉन्स के लिए, कितने आप न्यूट्रॉन या प्रोटॉन फिल कर सकते हो।
ठीक है, तो अब हम इस पे जो हम देखेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में आप कितने फिल कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। आपने लिख लिया, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अब देखो, जब हम एक टेबल बनाने वाले हैं, अब हम जब हम वो टेबल बना लेंगे तो उस टेबल से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप सेल्स को किस तरह से फिल करते हो, क्योंकि हमें सेल्स को जो फिल करते हैं उसका जो सीक्वेंस है वो याद करनी है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स का आप प्रिंसिपल याद करते हैं 1s2 2s2 p6, इसी तरह से न्यूक्लियॉन्स का क्या सीक्वेंस है वो याद करने के लिए ये थोड़ा सा हेल्प करेगा। तो अब हम आगे चल रहे हैं। तो हमने कहा, अब देखो हमें टेबल बनानी है, तो हमने कहा कि हमारे पास कोई भी लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद एनर्जी को लिखेंगे हम इन यूनिट्स ऑफ एच कट ओमेगा, और एनर्जी कितनी है हमारी, लैम्डा प्लस 3/2 एच कट ओमेगा, तो ये आपकी एनर्जी होगी। उसके बाद हम बात करेंगे लैम्डा की, तो लैम्डा की वैल्यू है 2n प्लस l माइनस 2, ठीक है। और इसमें कितनी डिजेनेसी होगी, तो डिजेनेट स्टेट्स डिपेंड करेंगे आपके डिजेनेट स्टेट्स। इसके लिए हम लिख रहे हैं n और l, n और l की वैल्यू पर डिपेंड करेगा आपका लैम्डा, और लैम्डा पर डिपेंड करेगी एनर्जी। यहाँ पे आप फिल करोगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स फिलिंग अप दी सेल, वो कितने हो गए, समेसन 2 इंटू 2l+1। आप इतने न्यूक्लियॉन फिल कर सकते हो किसी भी सेल में, जैसे हमने वहां पे फिल किया, यहाँ भी सेल है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स फॉर सेल क्लोजर, और इसी को आप कहोगे मैजिक नंबर, कितने टोटल फिल कर दिए। तो अब हम बात करें, तो अब हम देखो, यहाँ पे देखो आप लोग ध्यान देना। अब अगर हमने लैम्डा को 0 रखा तो एनर्जी आ गई 3/2 एच कट ओमेगा। अब ये जो एनर्जी आई है वो लैम्डा इक्वल टू 0 पे डिपेंड कर रही है। अब आप मुझे बताओ कि आप एन और एल की क्या क्या वैल्यू रखो, एन और एल की क्या वैल्यू रखो कि आपका लैम्डा 0 हो जाए। तो उसका आंसर है 1 और 0। आपने किसकी वैल्यू रखी है, वो एन और एल की। तो अगर एन को आप 1 रख दो और एल को 0 रख दो तो लैम्डा आपको 0 मिल गया। इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 1s। आप वही नोटेशन यूज कर रहे हो जो आप एटॉमिक में करते हो। यहाँ पे n जो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ना होके रेडियल क्वांटम नंबर है। तो यहाँ पे एटॉमिक में किसी भी n के लिए l की वैल्यू 0 से लेके n-1 होती है, पर न्यूक्लियर में ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर में ऐसा नहीं है कि n की वैल्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं है, तो यहाँ पे किसी भी n के लिए l की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 करें, l की वैल्यू 0 करें, तो लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई, उसको आपने कह दिया 1s। ओके, एटॉमिक में आप करते हो, आप नोटेशन यूज करते हो s p d f g, इनके लिए l की वैल्यू क्या करते हो, 0 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे वही नोटेशन यूज कर रहे हैं l का। अगर l 0 है तो s p यूज करेंगे, अगर l 1 है तो p यूज करेंगे। तो यहाँ भी जब हम सेल्स को फिल करेंगे तो s p d f g h ये यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1s यूज किया, तो यह पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 1s की हो गई। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप कितने न्यूक्लियॉन फिल कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे समेसन l पे करोगे 2 2l+1, तो यहाँ पे केवल l की एक ही वैल्यू है, क्या है, 0। अगर यहाँ पे l की वैल्यू 0 रखोगे तो समेसन तो होगा नहीं, क्योंकि एक ही l है। तो उस पे, तो इसमें आपने 1s में कितने न्यूक्लियॉन फिल कर दिए, 2 फिल कर दिए, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। तो टोटल कितने फिल हो गए अभी तक, 2। तो 2 इज ए मैजिक नंबर, 2 मैजिक नंबर है। अभी तक आपने फर्स्ट मैजिक नंबर एक्सप्लेन कर दिया। अब हमने कहा लैम्डा इक्वल टू 1। अगर लैम्डा इक्वल टू 1 करोगे तो आपकी एनर्जी होगी 5/2 एच कट ओमेगा। अगर लैम्डा इक्वल टू 1 करना है तो n और l की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, तो उसके लिए हमने कहा 1 और 1। अगर आप n को 1 रख दो, l को 1 कर दो, तो आपका लैम्डा भी 1 हो जाएगा। उसको आप लिखोगे 1p, n के लिए 1 और l इक्वल टू 1 के लिए p। यहाँ पे फिर से आप देखोगे कितने इसमें न्यूक्लियॉन फिल कर सकते हो। तो आप 1s के बाद आप 1s में आपने 2 फिल कर दिए। अब आप जितने आपके पास बचे नेक्स्ट वो आप 1p में फिल करोगे। तो 1p में जब आप फिल करोगे तो यहाँ पे कितने फिल कर सकते हो, तो आप यहाँ फिर से समेशन 2 इंटू 12+1 पे आप l की वैल्यू 1 रखोगे। जब आप l की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे आप 6 फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी तक टोटल कितने फिल कर दिए, 2 + 6 8। दिस इज नेक्स्ट मैजिक नंबर। तो आपका नेक्स्ट मैजिक नंबर भी एक्सप्लेन हो गया। अब हम बात करेंगे लैम्डा इक्वल टू 2 की। अगर लैम्डा इक्वल टू 2 किया तो एनर्जी 7/2 आ गई। अब यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू देखिए, जो जिन्होंने भी वीडियो ऑन कर रखी है वो ऑफ कर दीजिए, तो और डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। लास्ट कॉलम में सेल के आगे लिखा है सेल क्लोजर। जब आपका सेल क्लोज हो जाए या फुल्ली फिल्ड हो जाए, सेल क्लोजर, तो आपने 7/2 किया। अब हमें यहाँ पे लैम्डा इक्वल 2 करना है, तो लैम्डा इक्वल 2 के लिए n और l की क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो एक तो होगी आपकी 1 और 2। अगर n को 1 कर दो, l को 2 कर दो, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आती है। और दूसरी पॉसिबिलिटी है 2 0, तो उसको आप लिखोगे 1d और यहाँ लिखोगे 2s। तो यहाँ पे अब आपके पास l की 2 पॉसिबल वैल्यू है, 0 और 1। तो जब यहाँ पे आप समेशन करोगे, समेशन l 2 इंटू 2l+1, तो एक बार l की जगह 0 रखोगे, एक बार l की जगह 2 रखोगे। तो जब l की जगह 0 रखोगे तो वैल्यू आएगी 2, और जब l की जगह
2 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, डी डी जैसे डी ऑर्बिटल में 10 फिल होते हैं, यहाँ भी 10 हो रहे हैं, तो यहाँ पे अभी तक कितने फिल कर दिया, 12। तो इस वाले डी में, इस वाले एनर्जी में कितने हो गए, 12। अब तक कितने फिल कर दिया आपने, अब ऊपर आपने 8 किए थे, तो 8 + 12 20। तो अल्टीमेटली थर्ड मैजिक नंबर 20 एक्सप्लेन हो गया। अगर आप 3 करोगे 9/2 h कट ओमेगा, तो 3 के लिए पॉसिबिलिटी है 1 और 3 और साथ में 2 and 1। इसको आप लिखोगे 1f और यहाँ पे लिखोगे 2p। अब यहाँ पे अगर आप समेशन करोगे तो समेशन में एक बार तो l की जगह 1 और एक बार l की जगह 3। तो 1 के लिए तो आ जाएगा आपका 6 और 3 के लिए आ जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 20। अब जो आपने 20 ऊपर अब तक 20 फिल कर चुके थे, 20 पे 20 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 40। तो ये आपका 40 मैजिक नंबर नहीं है। 20 के बाद 28 मैजिक नंबर होता है, तो आप 28 एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगर हम एक और लिख लेते हैं 4 को कर दिया 11/2, यहाँ पे हो गया 1 4, उसके बाद 2 2 और एक पॉसिबिलिटी और है 3 0। जब आप एन और एल की वैल्यू ये रखोगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू 4 मिल जाएगी। इसको आप लिखोगे 1g, इसको लिखोगे 2d, इसको लिखोगे 3s। तो यहाँ पे आपने अगर आप सब समेशन करोगे तो यहाँ पे 0 के लिए तो आएगा 2, 2 के लिए आएगा 10 और 4 के लिए आएगा 18। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 30। अब आप 40 में 30 को ऐड करोगे तो यहाँ पे आएगा 70। तो कहने का मतलब ये है कि आप 20 के बाद लार्ज मैजिक नंबर्स, 20 के बाद वाले मैजिक नंबर्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो हम यहाँ पे कहेंगे नेक्स्ट मैजिक नंबर्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, लेकिन जो ये सीक्वेंस है ये आपको बाद में काम आएगी। 1s 1p, तो आप फर्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, 1s 1p 1d 1f 1g। आपने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया 1s 1p 1d 1f 1g। इसी तरह से अगले वाले में लिख दोगे 1h। उसके बाद दो रो छोड़ के आप लिखोगे 2s 2p 2d 2f एटसेट्रा। फिर आप जो दो रो छोड़ोगे फिर आप लिखोगे 3s 3p 3d एटसेट्रा। ठीक है, फिर आप जो है यहाँ पे जो है दो रो छोड़ दोगे, फिर आप लिख दोगे 4s इस तरह से। तो हम इस तरह से फिल करेंगे बाद में। फिलहाल हमने कहा कि मैजिक नंबर्स एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे हार्मोनिक ऑसिलेटर से, और सिमिलरली हम ये कहेंगे कि किसी और पोटेंशियल से भी मैजिक नंबर्स एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे सारे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। तो हमने क्या कहा, तो मैंने कहा कि आप इसे याद रखो, ये बाद में काम आएगा। हमने कहा कि अगर लैम्डा इक्वल टू 0 है तो आपका आया 1s, लैम्डा इक्वल टू 1 है तो आपके पास आया 1p, लैम्डा इक्वल टू 2 है तो आपके पास आया 1d और 2s, लैम्डा इक्वल टू 3 है तो आपके पास आया 1f और 2p, फिर लैम्डा इक्वल टू 4 है तो आपके पास आया 1g 2d 3s। तो कहने का मतलब ये है, फर्स्ट रो में आपने कर दिया 1s 1p 1d 1f 1g 1h 1i 1j, इस तरह से करोगे। फिर दो रो छोड़ दोगे, फिर आप लिखोगे 2s 2p 2d f g h, इस तरह से। फिर दो रो छोड़ दोगे, फिर लिखोगे 3s 3p 3d f, फिर दो रो छोड़ दोगे, फिर आप लिखोगे 4s 4p। इस तरह से हम बाद में जो सीक्वेंस है उसे याद करेंगे। फिलहाल के लिए हम ये कह रहे हैं कि अभी मैजिक नंबर एक्सप्लेन नहीं हो पाए, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया जाए। तो फिलहाल तो यहाँ पे लिखें कि दिस हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल could not explain all the magic numbers. ठीक है, और हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं इनफैक्ट नो पोटेंशियल could explain। the cell closure at magic numbers। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि अब हम मैजिक नंबर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो हम एक्सप्लेन करेंगे बाय स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, जिसे आप एटॉमिक में पढ़ते हो। तो अगर बाय चांस अभी तक नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या कहता है कि ऐसी एटॉमिक में हम क्या बात करते हैं कि हमारा जो फाइन स्ट्रक्चर है वो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे विदाउट इंट्रोड्यूसिंग स्पिन। जब हमने स्पिन इंट्रोड्यूस कर दी तो हमारा एल यानी कि ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर एस मिलकर जे बन गया। और जब हमारा जे बन गया तो हमने कहा कि हमारी हर एक एनर्जी जे में स्प्लिट हो गई, और उसके बाद हम फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पाए। सिमिलरली हम यहाँ पे कह रहे हैं कि विदाउट स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन यू कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द मैजिक नंबर्स। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन करेंगे। हमारा जो एल है वो एस के साथ मिलके जे बनाएगा,
और फिर हम कहेंगे कि हमारी जो एनर्जी है वो जे पे डिपेंड करेगी और हमारी एनर्जी जे में स्प्लिट हो जाएगी। जब हमारी एनर्जी जे में स्प्लिट हो जाएगी तब हम सभी मैजिक नंबर्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे। यानी कि योर एनर्जीज शुड डिपेंड ऑन जे टू एक्सप्लेन मैजिक नंबर्स। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। So this spin orbit interaction explains magic numbers. तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो हम यहां पे ये लिख रहे हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म, जो कि नॉन सेंट्रल है, विच इज नॉन सेंट्रल। स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म विच इज नॉन सेंट्रल इज एडेड टू द सेंट्रल पोटेंशियल VR। तो VR में आप क्या ऐड करोगे, तो हमारी जो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म है वो कौन सी है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म इज VLS which is equal to minus some constant of R and L dot S पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन टर्म आपकी L dot S पे डिपेंड करेगी, साथ में इसमें FR एक कांस्टेंट है जो कि केवल R का फंक्शन है, FR इज कांस्टेंट। और यहाँ पे जो नेगेटिव है, हमने जो यूज किया नेगेटिव, वो क्यों यूज किया है, नेगेटिव इज यूज्ड टू मैच एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। अभी इस पे हम आएंगे कि नेगेटिव से क्या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कैसे मैच करेंगे। तो हमने नेगेटिव किया तो अल्टीमेटली हमारा जो टोटल पोटेंशियल हो गया, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू VR प्लस VLS। यानी कि आप कह सकते हो कि VR VLS क्या है, माइनस FR L डॉट S। तो हमारा जो टोटल हैमिल्टोनियन है, टोटल हैमिल्टोनियन बन जाएगा H इज इक्वल टू H नॉट, H नॉट जो आपका ओल्ड हैमिल्टोनियन है और उसमें आपने VLS की एडिशन कर दिया। तो हमारा जो H नॉट है वो सिंपल T प्लस VR है। ऐसे मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसमें आपने जो है VR में VLS ऐड कर दिया, तो हमें एक नया हैमिल्टोनियन मिल गया। ठीक है, तो हम अब क्या कहना चाह रहे हैं कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन से हमारे पास J की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, J comes into play after spin orbit interaction between L and S। तो आप J होता है L प्लस S, तो आप J की वैल्यू निकालोगे तो कैसे आएगा, वेयर J विल बी इक्वल टू L माइनस S टू L प्लस S। और J करस्पॉन्डिंग अगर एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो आप कहोगे टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम J इक्वल टू J प्लस 1 रूट H कट। तो ये होता है आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हम बात करेंगे अब सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल। तो सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल क्या कहता है, इट सेज दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ लास्ट unpaired nucleon will be the property of whole nucleus। तो हम बात यहाँ पे करेंगे सिंगल न्यूक्लियन की, फॉर वन न्यूक्लियन, वन न्यूक्लियन की बात होगी। तो अब वन न्यूक्लियन में हम बात कर रहे हैं लेट से S सेल की। S सेल के लिए हमने कहा SPDF, हमने कहा SPDF हम फिल करेंगे। तो हम जो है सिंगल न्यूक्लियन के लिए क्या करना चाह रहे हैं, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी जो एनर्जी लेवल है वो किस तरह से स्प्लिट होगी। तो फॉर S सेल के लिए क्या किया हमने, L इक्वल टू 0 होगा इसके लिए, और सिंगल न्यूक्लियन के लिए S इक्वल टू हाफ होगा।
फॉर वन न्यूक्लियन। तो यहाँ से आपकी जे की वैल्यू क्या आएगी, जे विल बी एल माइनस एस टू एल प्लस एस। तो जे की वैल्यू क्या आएगी, 0 और हाफ से हाफ। तो अगर हाफ आ गई तो आप कह सकते हो, और अब एक चीज और है, इसमें आप कितने न्यूक्लियन फिल कर सकते हो। यहाँ पे आप जितने भी न्यूक्लियन फिल करोगे, यहाँ फिर से हम वही बात करेंगे कि कम से कम एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कहेंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस दैट कैन बी फिल्ड इज इक्वल टू 2j+1। अब यहाँ पे 2j+1 पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे s इंपॉर्टेंट नहीं है, अब यहाँ पे j इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ms भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ml इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 12+1 नहीं करेंगे, अब डिजेनरेसी या जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस होंगे वो होंगे 2j+1। ठीक है, और ये 2j+1 क्यों हो रहे हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ mj वैल्यूज। जो mj की वैल्यू होती है, mj की वैल्यू होती है -j 2 + j विद डिफरेंस ऑफ 1, दैट इज 2j+1 वैल्यूज। तो हमने कहा कि आप किसी भी j के लिए, लेट्स से यहाँ पे j इक्वल टू हाफ है, तो हमने कहा कि j इक्वल टू हाफ में आप कितने न्यूक्लियन फिल कर सकते हो, तो आप उस तरह से करोगे कम से कम एक क्वांटम नंबर डिफरेंट हो। तो यहाँ पे जब आपने बात करी, तो आप किसकी बात कर रहे हो, आप यहाँ बात कर रहे हो s की, लेट्स से 1s की। तो 1s में हमने कहा कि 1s में 1s के करस्पॉन्डिंग आपकी j की वैल्यू कितनी है, हाफ। तो j की वैल्यू को आप यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में लिख देते हो। तो अब आप इसमें कितने फिल करोगे, तो आप इसमें 2 फिल कर सकते हो, क्योंकि ये वैल्यू है कितनी, 2j+1। यहाँ पे j की वैल्यू इस केस में हाफ है। ठीक है, तो यहाँ पे टू क्यों फिल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इतने आप न्यूक्लियन फिल कर सकते हो, कम से कम एक क्वांटम नंबर डिफरेंट हो। तो यहाँ पे अगर 2 प्रोटॉन फिल करोगे या 2 न्यूट्रॉन फिल करोगे, दोनों को अलग अलग फिल करते हैं, ठीक है, लेकिन सेल सेम ही रहते हैं। तो mj की वैल्यू दोनों के लिए डिफरेंट आएगी, इसके लिए हाफ और इसके लिए -हाफ। तो ये वाला क्वांटम नंबर डिफरेंट हो गया, क्योंकि बाकी सब आपने सेम कर दिया। आपने जो है आपने जो n की वैल्यू है वो 1 कर दी सभी के लिए, दोनों के लिए। आपने l की वैल्यू 0 कर दी दोनों के लिए। आपने j की वैल्यू हाफ कर दी दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे अब आपका j क्वांटम नंबर है इंपॉर्टेंट, ना कि l और s। अब आपका l और s मिलकर j बन चुका है, ठीक है, तो j इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब आपने 2j+1 फिल कर दिया। तो अब यहाँ पे आप आगे से याद रखना है कि 1s के लिए 1s हाफ यूज करोगे, 1s के लिए j की वैल्यू हाफ होगी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम बात करेंगे p के लिए। ये जो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं यही इंपॉर्टेंट है, जो ये छोड़ देगा उससे क्वेश्चन आगे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्वेश्चन पे कब आएंगे, क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, क्वेश्चन तो 5 सेकंड में हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला है ये सब समझना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बात करेंगे पी सेल की। तो पी सेल में L इक्वल टू 1 होता है, फॉर 1 न्यूक्लियन S इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से J की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस हाफ टू 1 प्लस हाफ। तो J की वैल्यू जाएगी हाफ और 3/2। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास लेट्स से पी सेल है, पी के लिए n की वैल्यू यहाँ पे चाहे 1 हो, चाहे 2p हो, चाहे 3p हो, हम बात करेंगे p की। तो p चाहे p के सामने n 1 2 3 कुछ हो सकता है। तो p के लिए आपने क्या कहा कि आपकी जो एनर्जी है वो 2 में स्प्लिट हो गई, जहाँ पे j की वैल्यू एक के लिए तो आई 3/2 और एक के लिए आई आपकी हाफ। तो p के लिए आप हमेशा 3/2 और हाफ यूज कर सकते हो, इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। और हमने क्या कहा था, इसमें कितने फिल कर सकते हो, 1p में कर सकते हो आप 4, और 1p हाफ में कर सकते हो 2। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू है 2j+1, और ये जो हम यहाँ पे लिखा ये वैल्यू है j की। ठीक है, कैपिटल जे और स्मॉल जे में फर्क नहीं है। यहाँ पे आप कैपिटल जे या स्मॉल जे यूज कर सकते हो। एक्चुअली क्या है कि जब एटॉमिक में पढ़ते हैं ना, तो जब जे कपलिंग पढ़ते हैं, तो जो जो शुरू में लिखते हैं उसे जे स्मॉल जे कहते हैं और बाद में अल्टीमेटली कैपिटल जे कहते हैं। तो यहाँ पे भी स्मॉल जे और कैपिटल जे एक ही बात है। यहाँ पे आप मैं स्मॉल जे यूज कर रहा हूँ फिलहाल, लेकिन कैपिटल जे भी लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कैपिटल इससे जो है कैपिटल जे भी लिख सकते हो, नोटेशन कोई भी यूज कर सकते हो। तो 3/2, हाँ ये आपका क्वेश्चन अच्छा है कि 3/2 नीचे क्यों है। 3/2 यानी कि हमने ये जो इसमें हम बाद में भी देखेंगे कि हायर जे हैज लेसर एनर्जी। एक्सपेरिमेंटल को मैच कराने के लिए हायर जे लेसर एनर्जी होती है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दैट इज वाई नेगेटिव इज यूज्ड इन VLS। तो VLS में नेगेटिव इसलिए यूज किया है ताकि एक्सपेरिमेंटल को आप मैच करा सको और आपका जो लार्जर जे है उसकी वैल्यू कम आए। ठीक है, उस पर अभी आएंगे कि कैसे कम आएगी। अब हम आगे बात कर रहे हैं, आगे हमारे पास डी सेल। ये होता है सेल, इसे आप कह सकते हो सेल और इन्हें कह सकते हो आप सब सेल। जैसे ऑर्बिटल की बात करते हैं आप, इस तरह से यहाँ पे हमने कहा सेल और सब सेल। यहाँ पे अब हम बात करेंगे डी सेल। तो डी के लिए हमने कहा L इक्वल टू 2, S इक्वल टू हाफ फॉर 1 न्यूक्लियन, J की वैल्यू आ गई 2 माइनस हाफ टू 2 प्लस हाफ। तो ये हो गया आपकी 3/2 5/2। तो अब यहाँ पे अगर आपने डी फिल किया तो डी को आपने 2 में डिवाइड कर दिया, 1d 5/2, इसमें आप 6 फिल कर सकते हो, और यहाँ पे 1d 3/2, इसमें आप 4 फिल कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आप जो है
डी के बाद एफ जी एच आई जे सभी के लिए कर सकती हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आप लिख सकते हो सिमिलरली। अगर हम बात करें एफ सेल की, तो एफ के लिए आएगा एल इक्वल टू 3, एस इक्वल टू हाफ, जे इक्वल टू 3 माइनस हाफ टू 3 प्लस हाफ। तो यहाँ पे जो है हो जाएगा 5/2 7/2। एफ के लिए आ जाएगा 1f 7/2 8, 1f 5/2 6। ठीक है, एंड सो ऑन। आप जो है इसके आगे अपने आप कर सकते हो। देखिए, आप किसी को लग रहा है स्पीड तेज चल रही है, इसे आप इसे नोट कर लो। तो दिक्कत इसमें शायद शायद प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी आपने शायद एटॉमिक नहीं पढ़ी है, या वैसे एमएससी में तो पढ़ी ली होगी। तो यहाँ पे हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन जो कर रहे हैं, एल और एस का कॉम्बिनेशन करा है। तो एस के लिए हमने कहा 0 और हाफ, जे की वैल्यू केवल हाफ। पी के लिए हमने कहा कि एल की वैल्यू 1 और एस की वैल्यू हाफ, तो जे की वैल्यू हाफ और 3/2। और जो लार्जर जे है उसे आपको नीचे लिखना है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आपके 2j+1 होंगे। डी के लिए एल की वैल्यू 2, एस की वैल्यू हाफ। तो यहाँ पे जे की वैल्यू आ गई 3/2 और 5/2। ठीक है, तो इसे आप लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने कहा कि एफ के लिए ये होगा, और अगर आप जी के लिए भी लिखना चाहो तो आप सिमिलर लिख सकते हो। यहाँ पे जी के लिए होता है 4 और हाफ, तो यहाँ से जे की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस हाफ, तो 7/2 और 9/2। तो 1g हो जाएगा आपका 1g 9/2 10, और 1g 7/2 8। ठीक है, तो और यहाँ पे आप लिख सकते हैं सॉन। अब अपने आप आगे कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमने ये एनर्जी लेवल स्प्लिट कर दिया है, इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है उसे निकालना है। इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस को निकालना है। एन की वैल्यू 1 ही नहीं होगी, एन की वैल्यू ये 1 के अलावा कुछ भी हो सकती है। अगर मान लो ये 2g के लिए भी होता तो भी ये ऐसे स्प्लिट होता, 2g 9/2 और 2g 7/2। अगर ये 3g के लिए होता तो भी ऐसे स्प्लिट होता, 4g के लिए होता तो भी ऐसे स्प्लिट होता। ठीक है, तो किसी भी g के लिए j की वैल्यू सेम आएगी। n कैन बी 1 2 3 एक्सेट्रा, क्योंकि हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था 1s 1p 1d 1f 1g इस तरह से। फिर हमने यहाँ पे दो छोड़ के 2s 2p 2d f, फिर यहाँ पे दो छोड़ के 3s 3p। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि s के साथ n की वैल्यू 1 हो 2 हो 3 हो, j की वैल्यू सेम आएगी। चाहे 1s हो हाफ आएगी, चाहे 2s हो हाफ आएगी, चाहे 3s हो हाफ आएगी। सिमिलरली अगर हम p की बात करें तो p के लिए d की वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो, चाहे आपका लेट्स से ये, चाहे आपका यहाँ पे 1p हो, तो 1p के लिए 3/2 और 1p हाफ। यहाँ पे 2p है, यहाँ पे 3p है, तो इनके लिए j की वैल्यू सेम आएगी, 3/2 और हाफ सेम आएगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है टू फाइंड द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन सब सेल्स। हमें एनर्जी डिफरेंस निकालना है सब सेल्स के बीच में। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, हम ये निकालना चाह रहे हैं फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल एंड एस इक्वल टू हाफ। किसी भी एल की वैल्यू के लिए, एल की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 3, किसी भी एल की वैल्यू के लिए। ठीक है, तो एल की वैल्यू आप कह सकते हो 0 1 2 3 एक्सेट्रा, जो अभी हमने देखा था फॉर एस पी डी एफ एक्सेट्रा, एंड एस इक्वल टू हाफ। अब यहाँ जो एस है वो भी एक ही बात है, चाहे आप स्मॉल एस ले लो चाहे कैपिटल एस, एस इक्वल टू हाफ फॉर 1 न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जे क्या होंगे, एल प्लस हाफ एंड एल माइनस हाफ। और मैंने आपसे कहा था कि जो जे की वैल्यू लार्ज होगी वो नीचे आएगी, और जे की वैल्यू स्मॉल होगी वो ऊपर आएगी। ठीक है,
तो हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें इस एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, डेल्टा ई। वी हैव टू फाइंड दिस डेल्टा। ये आपने एटॉमिक में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो आपकी एनर्जी है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, हैमिल्टोनियन पे। एच नॉट प्लस वी एल एस, इस पे डिपेंड कर रही है। तो जो आपका एच नॉट है वो तो दोनों के लिए सेम है, दोनों जे के लिए सेम है, केवल वी एल एस जो है वो डिफरेंस कर रहा है। तो अगर हम वी एल एस को निकाल लें तो जो डिफरेंस वी एल एस में आएगा, क्योंकि वी एल एस की वैल्यू जे पे डिपेंड कर रही है और जे की वैल्यू दोनों एनर्जी के लिए डिफरेंट है। ठीक है, तो वी एल एस हैज टू वैल्यूज बट एच नॉट हैज इज कॉमन फॉर बोथ द एनर्जी लेवल्स। तो हम अगर वी एल एस की वैल्यू निकाल लें तो हम इस एनर्जी डिफरेंस को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, और वी एल एस किस पे डिपेंड कर रहा है, वी एल एस डिपेंड कर रहा है एल डॉट एस पे। तो हम क्या करें, हम यहाँ पे एल डॉट एस की वैल्यू पहले निकालें। तो हम निकालना चाह रहे हैं वैल्यू ऑफ एल डॉट एस। कैसे निकालेंगे, तो हम ऐसे निकालेंगे जैसे आपने एटॉमिक में निकाला है कि J इक्वल टू एल प्लस एस। अगर आपको एल डॉट एस चाहिए तो ये हो जाएगा J स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस टू एल डॉट एस। यहाँ से आप निकाल लोगे एल डॉट एस इज इक्वल टू J स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाई टू। अब इनकी वैल्यू अगर आप रखो तो ये आती है जे प्लस वन एच कट स्क्वायर माइनस एल एल प्लस वन माइनस एस एस प्लस वन। यहाँ हो जाएगा एच कट स्क्वायर बाई टू। तो अभी आपने एल डॉट एस की वैल्यू यहाँ पे लिख ली है, और आपको पता है कि एच कट स्क्वायर केवल उसके लिए है, यूनिट के लिए। एच कट स्क्वायर मैग्नीट्यूड में नहीं आता। अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो एच कट स्क्वायर को यूज नहीं करोगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एच कट स्क्वायर इज ओमिटेड इफ वी कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हम एल डॉट एस की वैल्यू क्या निकालेंगे, फॉर j इक्वल टू एल प्लस हाफ और j इक्वल टू एल माइनस हाफ। ओके, आपके पास j की भी दो वैल्यू है, एक एल प्लस हाफ एक एल माइनस हाफ। तो आप एल डॉट एस की भी दो वैल्यू निकालोगे, उससे आप इस एनर्जी डिफरेंस को निकाल सकते हो। और इस एनर्जी डिफरेंस पे क्वेश्चन गेट में भी आ चुका है और नेट में भी आ चुका है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आपने लिख लिया हो तो हम आगे चले नेक्स्ट स्लाइड पे। आपने पूछा अभी 8 और 10 कैसे लिखा, वो तो 2j प्लस 1 की वैल्यू है, 8 और 10। अच्छा, वो पता नहीं, आप बाद में पूछ रहे हैं, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम आगे चल रहे हैं, हमें करना है अब वैल्यू ऑफ एल डॉट एस फॉर j इक्वल टू एल प्लस हाफ। तो j की जगह तो आप रख दोगे एल प्लस हाफ, पुटिंग एल इक्वल टू एल, एल को एल रहने देना और एस को रख देना हाफ, क्योंकि वन न्यूक्लियन के लिए एस की वैल्यू तो हाफ ही होगी। तो हम पूरा जो टर्म है वो हम पूरी जो एक्सप्रेशन है वो हम एल के टर्म्स में निकालेंगे। जे को एल के टर्म्स में लिख लेंगे, एल को एल रहने देंगे और एस को हाफ लिख लेंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास एल डॉट एस की वैल्यू क्या है, वो है आपकी, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था जे जे प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन माइनस एस एस प्लस वन एच कट स्क्वायर बाई टू। इसमें आपको जे की वैल्यू रखनी है, तो जे की वैल्यू आपने रखी एल प्लस हाफ। तो ये हो जाएगा एल प्लस हाफ, यहाँ पे हो जाएगा एल प्लस हाफ प्लस वन यानी कि एल प्लस थ्री बाई टू। यहाँ पे हो जाएगा एल एल प्लस वन, एल के टर्म्स में निकालना, यहाँ पे हो जाएगा हाफ, यहाँ जाएगा हाफ प्लस वन, ये हो जाएगा एच कट स्क्वायर बाई टू। इसको आप सॉल्व करो तो ये आएगा एल स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू एल प्लस हाफ एल प्लस थ्री बाई फोर। फिर यहाँ पे आएगा माइनस एल स्क्वायर, ये तो हो गया, उसके बाद माइनस एल स्क्वायर माइनस एल, फिर आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस वन बाई फोर और साथ में माइनस वन बाई टू। तो माइनस वन बाई फोर माइनस वन बाई टू होता है माइनस थ्री बाई फोर। तो ये हो गया एच कट स्क्वायर बाई टू। तो अल्टीमेटली इसे आप सॉल्व कर लो, यहाँ से आंसर आएगा एल डॉट एस इज इक्वल टू एल बाई टू, एल बाई टू। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एल बाई टू आ गया तो यहाँ से आप कह सकते हो कि दस द वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन या करस्पॉन्डिंग एनर्जी फॉर एल प्लस हाफ क्या हो जाएगी, एच नॉट प्लस वी एल एस। इसे आप कह सकते हो एच नॉट माइनस एफ आर एल डॉट एस, और इसे आप कह सकते हो एच नॉट माइनस एफ आर इंटू एल बाई टू। दिस कैन बी योर फर्स्ट इक्वेशन। तो अभी आपने एनर्जी निकाली है करस्पॉन्डिंग टू जे इक्वल टू एल प्लस हाफ। तो ये जो एनर्जी है आपकी इतनी आ गई। अब हम आगे चलें, अब हमें निकालना वैल्यू ऑफ एल डॉट एस फॉर जे इक्वल टू एल माइनस हाफ। एच, हाँ नहीं नहीं,
चलो एच कट सही कह रहे हो, एच कट स्क्वायर भी रखे हैं, तो एच कट स्क्वायर मैंने कहा था कि यूनिट के लिए एच कट स्क्वायर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन यूज एच कट स्क्वायर। ठीक है, एच कट स्क्वायर ओमिट कर सकते हैं पर फिलहाल मत करो, हम मैग्नीट्यूड में कर लेते हैं, तो एच कट स्क्वायर लगा दो। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमें करना है वैल्यू ऑफ एल डॉट एस और जे इक्वल टू एल माइनस हाफ। तो यहाँ पे एल डॉट एस की वैल्यू जे जे प्लस वन माइनस एल एल प्लस वन माइनस एस एस प्लस वन एच कट स्क्वायर बाई टू। यहाँ पे अब वही रखोगे, जे की जगह एल माइनस हाफ, एल की जगह एल और एस की जगह हाफ। तो यहाँ पे आपने वैल्यू रखी, ये तो हो गया एल माइनस हाफ, ये हो जाएगा एल माइनस हाफ प्लस वन यानी कि एल प्लस हाफ, फिर माइनस ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एल माइनस हाफ इंटू हाफ प्लस वन। इसको आप सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू आएगी माइनस एल प्लस वन बाई टू एच कट स्क्वायर। तो इससे जो है एच की वैल्यू आएगी जे एल माइनस हाफ के लिए एच नॉट प्लस वी एल एस एच नॉट माइनस एफ आर एल डॉट एस, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू जो आ रही है वो माइनस के साथ आ रही है ऊपर, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एल डॉट एस की वैल्यू प्लस हो जाएगी यहाँ पे, एल डॉट एस की वैल्यू माइनस है तो बीच में प्लस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ आर एल प्लस वन बाई टू। इट इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि जो आपका है यहाँ पे जो आपने स्प्लिट किया, तो एक तरह से ये जो एच नॉट था इसमें आपने एच नॉट में आपने क्या ऐड कर दिया, एफ एच कट स्क्वायर, फिर से एच कट स्क्वायर लिख लो, आपने क्या ऐड कर दिया एफ आर एल प्लस वन एच कट स्क्वायर बाई टू, आपने ये एच नॉट में ऐड कर दिया। जब तक स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन नहीं था तब तक एच नॉट था, अब उसमें स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन होने के बाद जो आपका लेवल है उससे ऊपर आप चले गए प्लस। तो ये जो प्लस हुआ है किसके लिए हुआ है, ये जो प्लस हुआ है ये हुआ है किसके लिए, फॉर जे इक्वल टू एल माइनस हाफ। ये जो आपने ऐड किया है ये हुआ है फॉर जे इक्वल टू एल माइनस हाफ, जिसकी एनर्जी ज्यादा ही है, जबकि जे इक्वल टू एल प्लस हाफ के लिए जो एनर्जी आई थी वो आपने लास्ट स्लाइड में जो लिखी थी वो थी एच नॉट प्लस ये है माइनस, एच नॉट में से आपने सबट्रैक्ट किया, एच नॉट के लेवल से नीचे है एनर्जी, एच नॉट माइनस एफ आर एल बाई टू एच कट स्क्वायर। तो अगर इस डिफरेंस को निकालना है तो दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे विच इम्प्लाइज डेल ई इज इक्वल टू एच जे एल माइनस हाफ माइनस एच जे एल प्लस हाफ। तो जब आप सबट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू आएगी एफ आर एल प्लस वन बाई टू एच कट स्क्वायर माइनस, अब ये यहाँ माइनस है और माइनस को आपने जब, तो यहाँ भी माइनस एक और माइनस है, ठीक है, ये आएगा एफ आर एल बाई टू एच कट स्क्वायर। तो अल्टीमेटली डेल की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगी एफ आर इंटू टू एल प्लस वन बाई टू एच कट स्क्वायर। So you can say that your energy difference is proportional to 12 plus 1 और energy difference is proportional to, अगर 2 से डिवाइड कर दो तो ये जाएगा L plus half। कोई किसी से भी यूज करो आंसर सेम आएगा, क्योंकि अगर आप प्रोपोर्शनल टू L plus half करोगे तो जो आप कांस्टेंट है उसकी वैल्यू उस हिसाब से चेंज हो जाएगी, अगर आप 12 plus 1 करोगे तो कांस्टेंट की वैल्यू उसका भी चेंज हो जाएगी, आपका आंसर सेम आएगा। तो आपकी जो एनर्जी डिफरेंस है वो L पे इस तरह से डिपेंड कर रहा है। तो अब जो है इस पे आज के लिए लास्ट एक क्वेश्चन आया हुआ है गेट में, वो क्वेश्चन करना है हमें इसके ऊपर। तो आपका अब मुझे पेज नंबर मुझे बताना पड़ेगा, पेज नंबर अभी एक सेकंड अगर मुझे मिलता है तो। ये गेट 2018 में है, न्यूक्लियर मॉडल आपकी बुकलेट में जो न्यूक्लियर मॉडल्स है उसमें गेट वाले जो क्वेश्चन है उसमें गेट 2018 में क्वेश्चन है। अभी मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ अगर मिल जाए तो। पेज नंबर 23 है इसका मतलब। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो पेज 23 क्वेश्चन नंबर 14 और ये है गेट 2018। यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दिया हुआ है 4 MeV गामा रेज emitted by the d excitation of 10F।
ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। अभी एक सेकेंड, अब आप देख सकते हो इस क्वेश्चन को, यहाँ पे लिखा हुआ है 4 MeV gamma rays emitted by the de-excitation of 10F are attributed, assuming spherical symmetry, to the transitions of protons from 1D state, 1D 3/2 state। तो जब आपने 1D देखा तो 1D मैंने आपसे कहा था कि D के लिए L की वैल्यू 2 होती है, S की वैल्यू हाफ होती है, तो J की वैल्यू होती है 3/2 और हाफ और 5/2। तो जब आपने D किया 1D, तो 1D में आपके पास होती है वैल्यू 1D 5/2, लार्जर J नीचे आता है, और 1D 3/2। तो अब यहाँ पे जो 4 MeV गामा रे है, एक्साइड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन हुआ, 1D 3/2 ट्रांजिशन हुआ 1D 5/2 में। तो 5/2 यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन हमें पता है कि 1D 3/2 के नीचे 1D 5/2 आएगा। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन हुआ उसमें जो गामा रेज निकला उसका एनर्जी है 4 MeV। तो एक तरह से आपको ये एनर्जी डिफरेंस दे दिया, जितनी एनर्जी गामा की है उतनी एनर्जी डिफरेंस की है, उतनी वैल्यू। तो अब क्वेश्चन ये है कि इफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्पिन ऑर्बिट टर्म टू द टोटल एनर्जी इज रिटन एज दिस। तो आपसे कहा कि जो स्पिन ऑर्बिट जो आपकी टर्म है, जो हमने लिखा था VLS को माइनस FR_L.S, हमने ये लिखा था, उसको इन्होंने यहाँ पे लिख दिया VLS इज इक्वल टू C इंटू L.S। तो इन्होंने नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया, तो कोई बात नहीं, क्योंकि नेगेटिव से तो केवल हमारा ये पता चला है कि जो J की वैल्यू जो लार्जर वाली वो नीचे है, तो मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो नेगेटिव को हम ओमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि स्पिन ऑर्बिट टर्म जो है उसकी जो एनर्जी है वो C इंटू L.S है, वेयर C इज अ कांस्टेंट। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, मैग्नीट्यूड ऑफ C कितना होगा MeV में अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? देखो, जब हमने इस VLS को यूज किया तो हमारी डेल्टा E की वैल्यू क्या आई? तो हमारी जो डेल्टा E की वैल्यू आई वो आई FR 2L+1/2। तो अगर इसको यूज किया तो ये आई थी, या तो आप पूरा डेरिवेशन करो एग्जाम में कि L.S की वैल्यू निकालो, एक बार J को L+½ रखो, एक बार J को L-½ रखो, और उसके बाद जो आप डिफरेंस करके देख सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या है, और उस डिफरेंस को 4 के बराबर रख दो। या हम एनालॉजी देखें कि अगर VLS इतना था तो डेल्टा इतना आया, तो अगर VLS इतना है तो डेल्टा E कितना आएगा? तो ये FR की जगह तो C लिख दो, और यहाँ पे 2L+1 लिख दो, बाई 2 कर दो, माइनस प्लस छोड़ो यहाँ पे, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो अल्टीमेटली ये डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो आपका एनर्जी उतनी आएगी, FR की जगह आपने ये लिख दिया। यहाँ पे फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो H का जो स्क्वायर है उसे आप ओमिट कर सकते हो, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। ओमिट टू कैलकुलेट मैग्नीट्यूड। तो अब आप क्या करोगे, इसको 4 के बराबर रख दो, इट इज इक्वल टू 4 MeV। और L की वैल्यू क्या रखोगे? L की वैल्यू 2 रखोगे फॉर D। जो D स्टेट है, इन्होंने जो D स्टेट लिखा है या सेल लिखा है, उसके लिए आप 2 रखोगे। तो यहाँ से आप देखो कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पे जो है C इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1/2 इक्वल टू 4। तो C आ जाएगा आपका 4 इंटू 2/5, यानी कि 8/5, यानी कि 1.6। तो ये 1.6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं। अब हम सेल मॉडल में हमें क्या करना है, जो आपका सेल्स को फिल करने के लिए जो सीक्वेंस है उसे याद करनी है, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे, यानी कि सेल मॉडल क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकता है। सेल मॉडल से हम स्पिन पेरिटी निकाल सकते हैं, हम डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं, हम क्वाड्रुपल मोमेंट निकाल सकते हैं। ये सब कैलकुलेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो नेक्स्ट वाली क्लास और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसे आप मिस नहीं करना। अब कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। 14th स्लाइड। ये है, अनम्यूट, मैंने अनम्यूट कर दिया है। 14 ये है, और सर जो 14 क्वेश्चन है सर, उसमें ये लिखा हुआ है बाय द डी एक्साइटेशन ऑफ 10F, उसका क्या मीनिंग है 10F का, जो भी आपने क्वेश्चन बताया उसमें? देखिए, मैं कुछ भी शेयर नहीं कर सकता, आप लोग मैनेजमेंट से बात करें, क्योंकि बुकलेट तो आपको भेज देंगे, ठीक है। अगर बुकलेट नहीं है किसी के पास तो आप वहीं से मांगो। हेलो, ठीक है सर, हेलो, मैंने अनम्यूट कर दिया, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। हेलो, अब जो हमें करना है 12th स्लाइड, यानी कि ये। सर तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है। सर आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो सर, लिख के बोलो ना, लिख के पहले बोल दो। जा सर रही के पास आवाज नहीं जा रही। चैट में डाल दो। सर 12th के बाद एक बार एक्सप्लेन कर सेकंड दीजिए। स्लाइड। अरे आवाज नहीं जा रही है, तुम एक्सप्लेन करने का लग गया तुम। अरे मुझे क्या पता यार, आवाज जा रही है नहीं जा रही। पोस्ट करो। हाँ, ये आप सही कह रहे हो, मुझे आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है जबकि मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए अलाउ कर दिया? सर आ रही है भी आवाज?
हाँ जी सर आवाज। allow participants to unmute themselves. सर अभी आ रही है? मैंने क्या बटन दबा हेलो दिया? सर इसकी पीडीएफ आज अपलोड कर देना आप। सर तक आवाज आवाज नहीं जा रही, तुमको पीडीएफ की पड़ी है? भाई इसका गला खराब हो गया। सर का सामने स्लो लिख दो भाई, लिख दो, चैट में डाल दो। जब नहीं सर का साबुन स्लो नहीं, जैसे बोलेगा आवाज चली जाएगी वहां। आप में कोई मुझे एक चीज बता सकता है? हाँ अब मेरे ख्याल से अब बताना जरा। अब हेलो अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही सर आवाज? हाँ। सर जो 14 क्वेश्चन है सर उसमें लिखा हुआ है बाय द डी एक्साइटेशन ऑफ 10f को 10f क्या चीज है? सिंबल है फ्लोरीन का? क्या चीज? एक मिनट, इसमें 10f बाय द हाँ। डी एक्साइटेशन ऑफ फर्स्ट लाइन। फ्लोरीन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 ना? हम्म तो फिर तो 10 मास नंबर नहीं हो सकता। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो नहीं है। अगर हम 9 को फिल करते हैं तो 9 में हो जाएगा 1s half 2 1p 3/2 4 फिर 1p half 1 तो 9 तो ये तक हो जाता है। उसके बाद आता है 1d, उसके बाद आता है 1d 5/2। तो हो सकता है ये वाला न्यूक्लियन यहाँ पे हो 3/2 पे हो। तो अब ये 10 का कुछ नहीं कह सकते। 10 इन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि 10 ना तो मास। फिर न्यूट्रॉन होगा ना 10। हाँ वो तो बात ठीक है, पर 10 को इन्होंने 10 को कहाँ लिखा है? ऊपर लिखा है ना 10 को। तो वैसे तो सही आप कह सकते हो 10 न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, पर 10f का कोई लॉजिक नहीं है ना, क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ पे ऑड की, और ऑड यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 9th वाला जो ऑड है वो प्रोटॉन है, तो यहाँ पे 10f का कोई समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अदरवाइज इसमें डेल्टा ई 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे लिए एक बार फिर बताएंगे? क्योंकि ट्रांजिशन 1d 3/2 से हुआ है 1d 5/2 में। वो गिवन है ना सर पूरा। तो ये जो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हुआ है, तो अब ये एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज, और गामा की एनर्जी 4 MeV है, तो इस डिफरेंस की एनर्जी भी 4 MeV होगी। सर ये डी एक्साइटेशन एनर्जी कहलाएगी? हाँ, एक्साइटेशन का उल्टा। ओके एक्साइटेशन होता है नीचे से ऊपर को ट्रांजिशन, वो एक्साइटेशन। सर 48 भी मैजिक नंबर है क्या? इसमें जो है जो मैजिक नंबर है, हाँ नहीं 48 नहीं है, 50 है। 48 तो हाँ है। सर आपने फिर लिखाया था आपने एक बार कैडमियम का लिखाया था सर, Z = 48 8 स्टेबल आइसोटोप। सर उसमें 48 लिखवाया था आपने डबली मैजिक न्यूक्लियर में। पूरा फर्स्ट एक मिनट मैं समझ गया। देखो मैंने मैजिक नंबर तो गलत नहीं लिखवा दिया, मैजिक नंबर तो सही है, 50 है। यस सर। तो कैडमियम चाहिए ना सर वो एविडेंस का कैडमियम वाला 28 का था। नहीं सर, उसमें Z और N अलग अलग 28 है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है Z = 48 है। हां उसमें लिखा हां वहीं पे। यस यस। एक मिनट मैं देखता हूँ क्या ये सेमी मैजिक तो नहीं है हमारे पास। नहीं 48 सेमी मैजिक भी नहीं होता। तो सर वही इसलिए मैंने पूछा। अब ये तो फिर इसका मतलब, हालांकि ये है तो 48 ही Z इसकी वैल्यू। अब या तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो नहीं है, अब पता नहीं 48 में क्यों मैंने लिखा है। ये मैं चेक करके बताऊंगा आपको। सर इसमें 50 न्यूट्रॉन्स होते होंगे ना? नहीं न्यूट्रॉन्स भी नहीं है इसमें, 112 इसका है। यहाँ पे प्रोटॉन्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स में तो प्रोटॉन ही देखते हैं, और 48 मैजिक नंबर है नहीं। तो अब इसको देखना पड़ेगा कि इसमें 48 में 20 प्रोटॉन और 28 न्यूट्रॉन। अरे वो प्रोटॉन की बात चल रही है भाई। ऐसा है, कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48 होता है, तो इसीलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 48 ही है। ठीक है, और ये बात ठीक है 48 मैजिक नंबर नहीं होता है, फिर भी इसमें एक स्टेबल है, वो बात अलग है। तो यहाँ पे वो लिखवाना नहीं चाहिए था, तो उसे मैं देखूंगा कि क्या है। ठीक है सर एक्सेप्शन केस ना आइलैंड ऑफ आइसोलेशन वाला तो इथेनॉल एक्सेप्शन तो बहुत सारे होंगे, पर यहाँ पे लिखवाना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ बात मैजिक नंबर की चल रही थी। तो 48 गलती से लिखा गया है, तो इसमें मैं देखूंगा कि कहाँ से मैंने ये लिखा है। मतलब सर ये आइसोटोन्स का भी तो हो सकता है। मैं भी अरे भाई अरे कोई बात नहीं, आप इसे काट दो फिलहाल। यहाँ पे आप कमी लोग रहेंगे, इसे काट दो फिलहाल। ठीक है सर डीजेनरेसी वाला जो टर्म है आपने कैलकुलेट किया, इस बार इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो कैंसिल कट भी नहीं आ रहा, क्योंकि एक बार मैं सेव कर चुका। कोई बात नहीं, इसे ऐसे कर दिया। डीजेनरेसी में हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास कितनी, मतलब कि डीजेनरेसी का मतलब ये है कि एक ही एनर्जी हो पर वेरियस पॉसिबिलिटीज हो, या एक तरह से यहाँ के लिए कि एक ही लेवल में कितने न्यूक्लियॉन्स फिल कर सकते हैं। तो बस उतना ही है। सर एक मिनट बताएंगे 14 क्वेश्चन में हम h² स्क्वायर वाई लेफ्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए इसमें हमने कहा कि एटॉमिक में भी आप कई सारे क्वेश्चन करेंगे ऐसे, यहाँ पे स्पिन-ऑर्बिट इंटरेक्शन का क्वेश्चन होगा, तो h स्क्वायर की हमें वैल्यू नहीं रखनी है। हमें यहाँ पे 6.63 10⁻⁻34 by 2π ये नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे h केवल इसके लिए है, यूनिट के लिए। यहाँ पे मैं इसका मैग्नीट्यूड यूज नहीं करते।
ऐसे एंगुलर मोमेंटम में एच कट जो यूज करते हैं उसका वो केवल यूनिट के लिए मैग्नीट्यूड का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इसकी तो कुछ वैल्यू होती है ना, उसके साथ मल्टीप्लाई करके वो वैल्यू तो उसमें ओवरऑल तो हो जाएगा ही उसके मैग्नीट्यूड में। आइगन तो इसमें मैंने कहा कि आइगन वैल्यू में भी एच कट जो वैल्यू हम यूज करते हैं वो केवल यूनिट के लिए, उसमें मैग्नीट्यूड नहीं निकालेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए एच कट की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा तो सर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे उनमें सब में लेफ्ट करना है? हाँ, सब में लेफ्ट करना है। एटॉमिक में भी क्वेश्चन आपकी मैंने एक्चुअली क्या है कि एटॉमिक बी में मैंने पढ़ा रखी है और किसी बैच में मैं पढ़ाता हूँ, किसी में दूसरे पढ़ाते हैं, वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन एच कट स्क्वायर के हैं और उसमें हम लेफ्ट करेंगे। इसमें और इंटरेस्टिंग सर ये एनईटी टाइप क्वेश्चन लगता बना, ये गलती होने का चांस रहता है, बाकी ऑप्शन होता तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है कि अगर ऑप्शन नहीं होता तो उसमें हम खुद ही हटा देते हैं, लेकिन एनईटी में प्रॉब्लम है तो आगे से ऐसे करना है आपको, एच कट स्क्वायर नहीं यूज करना। ओके सर। सर वो जो टेबल हाँ बताओ टेबल। सर वो जो टेबल बनाई थी वो एक बन गया सर, उसमें ये जो लैम्डा में हमने एन और एल लिखा है ना, हाँ। वो मतलब ई को और लैम्डा को देख के लिखा है सर, एक बार एक्सप्लेन करेंगे थर्ड कॉलम? ये इसमें मैं डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये जो एनर्जी है वो लैम्डा प्लस 3/2 एच ओमेगा है, जहाँ पे लैम्डा और एन और एल का रिलेशन ये होता है कि डायरेक्ट लिख दिया है कि लैम्डा इक्वल टू 2n प्लस एल माइनस 2। यस सर। तो सर हमने इसमें लैम्डा पहले लिखा है, फिर हमने एन और एल रैंडमली लिए हैं या फिर ऐसे मतलब जैसे कि 1 0 किस तरह से कॉम्बिनेशन? देखिए इसमें जो है हमने कहा कि लैम्डा की वैल्यू 2n प्लस एल माइनस 2 होनी चाहिए। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर आपको लैम्डा को 0 करना है तो एन और एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो एन और एल की वैल्यू, एन की वैल्यू 1 और एल की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 0 कर दें तो लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा। फिर लैम्डा की वैल्यू 1 करनी है तो लैम्डा की वैल्यू 1 किस कौन से पॉसिबल एन और एल की वैल्यू होती है, तो उसके लिए सर वो ट्रायल एंड एरर टाइप से ही होगा इसको करने के लिए? हाँ, इसमें आप हमें इतना पता है कि एन और एल की वैल्यूज कहाँ से स्टार्ट होती है। एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और एल की 0 से, तो आप हिट एंड ट्राई लगाओगे डिफरेंट वैल्यूज का और जो भी सेटिस्फाई कर देगा वो पॉसिबिलिटीज होंगी। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चन में जाइए ना, और गेट का क्वेश्चन जो था। हाँ सर यहाँ पे जो C इज डेक्स एमईवी, अगर यहाँ पे एच कॉट लिखा रहता तो हम लोग एच यूज नहीं, उसको वहाँ पे यूज नहीं करते, और अगर नहीं लिखा होता तो हमको इंक्लूड करना चाहिए ना सर एक्चुअली। ऐसा है कि इसमें तो ऑन कर देना यहीं से। इसमें तो एच कट लिख ही नहीं सकते क्योंकि एच कट तो एल डॉट एच की कैलकुलेशन करने के बाद आता है ना। यहाँ तो एच कट को दे नहीं सकते क्योंकि एच कट की वैल्यू एल डॉट एच की वैल्यू निकालने के बाद आती है। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पे हमने निकाला ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये वैल्यू, तो यहाँ पे जो एल डॉट एच की वैल्यू निकाली है वो जब निकाली तो उसमें अपने आप जो जे स्क्वायर आया उसमें जे स्क्वायर एल स्क्वायर उसके बाद एच कट आया है। उससे पहले जो वीएलएस की वैल्यू लिखी है वो तो विदाउट एच कट ही लिखेंगे, तो इसलिए उन्होंने नहीं लिखी है, ना वो लिख सकते थे उस समय। लेकिन अगर वो डिफरेंस दे देते तो बात अलग थी, वहाँ पे एच कट लिख सकते थे। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि अब आगे के लिए ये करना है कि आपको एच कट स्क्वायर की वैल्यू नहीं यूज करनी है, बस इतना है। हेलो सर, सिंगल पार्टिकल स्टेट का जो आपने स्टेटमेंट दिया था उसको थोड़ा सा एक बार फिर से बता दीजिए। इसे भी मैं एटॉमिक से समझाऊंगा अगर आपने पढ़ लिया हो तो। हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो आपके पास, जैसे मैंने कहा P6 है, अब मैं बात कर रहा हूँ पहले एटॉमिक की। अगर P6 है तो P6 में हम जो पॉसिबल टर्म है वो कैसे, वो कितनी आती है, वो आती है 1s0। ये आपने पढ़ा होगा कैसे आती है कि जब आपने फुल्ली फिल किया तो यहाँ पे जब सबको फुल्ली फिल किया इस तरह से, तो आपने कहा कि ml की वैल्यू सबके लिए क्या है 1 0 -1, ms की वैल्यू क्या है सबके लिए हाफ माइनस हाफ हाफ माइनस हाफ। फिर हमने कहा कि अगर टर्म निकालनी है फुल्ली फिल के लिए तो l की वैल्यू क्या होती है समेशन ml जो कि हो जाएगी 0, s की वैल्यू क्या होती है समेशन ms जो कि हो जाएगी 0, इन दोनों से j की वैल्यू भी 0, तो टर्म आ गई 1s0। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके पेयर बन रहे हैं फुल्ली फिल्ड है तो कैंसिल हो गए। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जब आप न्यूट्रॉन या प्रोटॉन फिल करोगे तो जो भी आपके फुल्ली फिल्ड है पेयर बना रहे हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे। उसमें जो है आपने मान लो 2 प्रोटॉन फिल किए तो इनका mj की वैल्यू ऐसे आएगी कि -हाफ प्लस हाफ कैंसिल कर देंगे, कैसे कर देंगे। तो पेयरिंग वाले से रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट आएगा जो अनपेयर्ड होगा, यानी कि लास्ट अनपेयर्ड न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, लास्ट अनपेयर्ड न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। तो हमने कहा कि सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल ये कहता है कि जो आपका लास्ट अनपेयर्ड न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की वैल्यू है, की प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पे स्पिन की बात करें, स्पिन न्यूक्लियर फिजिक्स में स्पिन का मतलब टोटल एंगुलर मोमेंटम जे, तो अगर हम जे की बात करें तो जो जे लास्ट वाले अनपेयर्ड न्यूट्रॉन प्रोटॉन का है वही पूरे न्यूक्लियस का हो जाता है, क्योंकि जो पेयर बना रहे हैं वो सब कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो समेशन mj आएगा, समेशन mj जिसकी वैल्यू जिससे आपको mj मिल जाएगा, समेशन mj से सॉरी ये मिल जाएगा जे, तो जे की वैल्यू 0 आएगी पेयरिंग वाले के लिए, जो भी इसकी जे की वैल्यू आएगी वो पूरे न्यूक्लियर की हो जाएगी। तो सिंगल पार्टिकल सेल मॉडल सिंगल पार्टिकल की बात करता है जो लास्ट में अनपेयर्ड है। ठीक है सर, ये जो सर इंडिविजुअल न्यूक्लियन इन पोटेंशियल वेल, सर ये एक पोटेंशियल वेल को स्टार्टिंग में मतलब क्यों कंसीडर किया गया था सर? इसमें न्यूक्लियर फिजिक्स है, माइक्रोस्कोपिक लेवल है, तो क्वांटम यूज किया, सोडियम इक्वेशन सॉल्व करी, तो यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक पोटेंशियल हो, स्क्वायर वेल पोटेंशियल हो, युकावा पोटेंशियल हो, वुड सेक्शन पोटेंशियल हो, तो डिफरेंट पोटेंशियल्स को यूज किया गया। लेकिन किसी भी पोटेंशियल से सभी मैजिक नंबर्स एक्सप्लेन नहीं हो पाए क्योंकि तब तक उन्होंने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन नहीं यूज किया। जब स्पिन ऑर्बिट कर दिया तो एक्सप्लेन हो पाया।
तो यहाँ पे मैंने आपको आसान करने के लिए मैं यहाँ पे ज्यादा क्वांटम को यूज नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आपको क्वांटम पढ़ाना चाह रहा, ना उसमें क्वेश्चन आते, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए मैंने सब कुछ छोड़ के सीधा एनर्जी पे आ गया मैं, और यहाँ पे सेल मॉडल में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आते हैं, ठीक है। तो उसमें क्वांटम आती नहीं है, ठीक है सर। अदरवाइज तो न्यूक्लियर फिजिक्स सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप उसमें सचमुच स्कैटरिंग और ये सब करने बैठ जाओ। लेकिन जब क्वेश्चन ही नहीं आते तो हम यहाँ पे फिलहाल नहीं कर रहे, उसे छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई और क्वेश्चन हो किसी का? स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 8 शायद हो चुकी है, स्लाइड नंबर 14 तो ये तो हम कर चुके हैं। स्लाइड नंबर 14 तो ये है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। इसमें सिर्फ यही बात है कि एस के लिए हाफ होती है जे की वैल्यू। उसके बाद स्लाइड नंबर 8 ये है, और स्लाइड नंबर 2 ये थी, ठीक है। तो क्लास को एंड करें। गुड नाइट सर। ठीक है, गुड नाइट।